नज़ीर, पोप अपने पहले इंटरनेशनल दौरे पर हैं और उन्होंने पहली जो स्पीच इटली से बाहर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। ये उनकी सबसे पहली स्पीच है जो आई है और उसमें उन्होंने ये बात की है कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जब वो जा रही है, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है। ये पोप के अल्फाज हैं। पिछले बहुत लंबे टाइम से हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि ये खतरात दुनिया में हैं। दुनिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। तो आज पोप की जानिब से ये बात सामने आई है, यानी पोप से ज्यादा वो कौन सी शख्सियत होगी जो दुनिया की रियलिटी से वाकिफ है, दुनिया के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, पोप से ज्यादा किस शख्स को और ज्यादा पता होंगे। तो पोप की जानिब से भी अगर ये बात की जा रही है तो इसका मतलब कि ये बातें फिर ऐसे ही हैं कि यानी ये खतरात वाकईतन एग्जिस्ट करते हैं कि दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जो जा रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान से बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम लीडर की जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है और उनका ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। सुप्रीम लीडर ने मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया है। किसी भी वक्त ईरान की जंग छिड़ सकती है और ये सूरत हाल पिछले कई हफ्तों से बरकरार है। खासकर बेरूत पर हमले के बाद तो अब एक पल पल जो है वो जंगी खतरात के साथ जो भरा हुआ है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। सुप्रीम लीडर की जानिब से मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया गया है। तमाम फोर्सेस को, तमाम एजेंसीज को ऑर्डर दिया गया है और यह कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका को हम पूरी तरह से जब वो कन्फ्रंट करेंगे। और लेबनान से रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने ये कहा है कि रेजिस्टेंस के पास मुकम्मल लेजिटिमेसी है, मुकम्मल इस बात का राइट है कि वो इजराइल को कन्फ्रंट करे और रेजिस्टेंस जो है वो यही बात इख्तियार करेगी और इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोप से ये खबर है कि यूरोप रशिया के साथ बरह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है और आज फ्रांस से न्यूज ऑफ द सेंचुरी सामने आ रही है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो वॉलंटरी जो मिलिट्री सर्विस है उसको दोबारा शुरू करने जा रहा है। यानी ये कौमें जिन्होंने आलमी जंगें लड़ी हैं अब वो दोबारा जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रही हैं। फ्रांस से ये अनाउंसमेंट सामने आना, इससे पहले जर्मनी से ये बात सामने आई। आज फ्रांस ने भी जो रिक्रूटमेंट है, जो कंस्क्रिप्शन लॉ है उसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जाहिर है कि ये किस लिए हो रहा है, किससे लड़ना है, तो जाहिर है कि ये रशिया के साथ जंग की जब वो तैयारी यहां पर की जा रही है। और इराक को धमकाया गया है, अमेरिकन इन्वॉय की जानिब से इराक को जब वो थ्रेटन किया गया है और इंटरनेशनल फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि वो गजा में दाखिल होंगी और कब होंगी ये जो डेट है वो भी सामने आ गई है, वो भी आपके साथ जब वो शेयर करेंगे। और वो जाकर क्या अब हमास से लड़ेंगी ये फौजें और कौन है जो ये फौजें गजा में भेजेगा, ये तमाम सूरत हाल और वेनेजुएला से क्या खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पोप से आगाज करते हैं। पोप अपने पहले दौरे पर हैं और टर्की सबसे पहले वो पहुंचे हैं और इटली के बाहर जो उन्होंने ओपनिंग स्पीच की है, यानी इटली से बाहर अब वो टर्की के अंदर है, पहला दौरा है, तो जो उनकी ओपनिंग स्पीच है उस ओपनिंग स्पीच में जो सबसे अहम तरीन बात उनके सामने आ रही है, जो सबसे पहली बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है और इंसानियत का जो मुस्तकबिल है वो दांव के ऊपर है, क्योंकि जाहिर है कि ये जंग जो है वो न्यूक्लियर वॉर होगी और न्यूक्लियर वॉर के बाद इस प्लैनेट पर क्या होगा आप समझ सकते हैं। सो तीसरी आलमी जंग, और उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी जो है वो एट रिस्क है। और पोप की जो है वो उर्दगान के साथ भी मुलाकात हुई है। पोप लियो वॉर्न्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 इन फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। उन्होंने कहा कि जस्टिस और पीस के लिए हमें जिद्दोजहद करनी होगी। तो किसको जस्टिस चाहिए और किसको पीस चाहिए? फलस्तीनियों को जस्टिस चाहिए ना। तो पोप की वाज़ेह पोजीशन है फलस्तीन के लिए। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया ग्लोबल पावर्स को कि उनकी जो ये सारा चल रहा है पावर स्ट्रगल, इसके अंदर थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटीज फ्यूचर, उन्होंने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। तो इस वक्त कौन है ग्लोबल पावर्स? फलस्तीनी है ग्लोबल पावर, या ईरान है ग्लोबल पावर, या लेबनान है ग्लोबल पावर जो है वो कौन सी हैं? तो पोप ने उनको क्रिटिसाइज किया है कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। तो सारे इजराइल भी तो एक ग्लोबल पावर है। तो ये पोप के अल्फाज हैं और ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि पीस मील ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3, यानी आप कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों टुकड़ों में हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और अनसिस्टमैटिक तरीके से। एक होता है सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे इजराइल जंगें कर रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। आलमी जंग की तरफ हमारा जाना ऐसा नहीं है कि हम होशो हवास में जा रहे हैं, यानी जो पॉलिसीज हैं उनका रिजल्ट ये निकल रहा है। ऐसा नहीं कि बरतानिया या अमेरिका ये तैयारी उन्होंने कर लिया कि हम आलमी जंग छेड़ने जा रहे हैं, नहीं।
जो पॉलिसीज हैं वी आर स्लिपिंग अवे टुवर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, ये उन्होंने जब वो बात की है। तो साथ उनकी उर्दगान के साथ भी मुलाकात हुई। पोप लियो ऑन द ओपनिंग डे ऑफ हिज फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड द इटली, उन्होंने कहा कि जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दुनिया में बढ़ रहे हैं, यानी यही वर्ल्ड वॉर से पहले पिछली आलमी जंगों से भी यही हो रहा था, पहले यही हो रहा था कि मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स जब वो छिड़े हुए थे। तो इस वक्त भी अगर आप देखें तो एक के बाद एक जंग जो है वो में छिड़ती हुई जब नजर आ रही है। इसने दुनिया को पुश कर दिया है टुवर्ड अ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज एट रिस्क। ये जो मुख्तलिफ जंगें छिड़ रही हैं, लैटिन अमेरिका का पूरा रीजन इस वक्त जंगों में जा रहा है, अफ्रीका में नई जंगें छिड़ रही हैं। अब नाइजीरिया इस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई है, वहां पर अमेरिका हमले लॉन्च कर सकता है। इथोपिया इरिट्रिया का मामला जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है। कीनिया की जो कशीदगी है वो चल रही है ऑलरेडी, बाकी अफ्रीका में डिफरेंट वॉर चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में आप देखें लेबनान की जंग है, शाम है, इराक का फ्रंट किस वक्त खुल सकता है, ईरान की जंग है, साउथ एशिया में जंगें पनप रही हैं। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली फिर सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो ही कोई बड़ी पावर बरहरास जो है वो कूद जाएगी। तो इंस्टेबिलिटी जो है वो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी इस वक्त बढ़ रही है। वजह क्या है? जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर प्लेज चल रहे हैं, यानी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर स्ट्रगल है उसकी वजह से ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो हमें बिल्कुल इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर है वो दांव पर है। ये बात उन्होंने उर्दगान को कही कि हमें दुनिया को जो है वो बचाना होगा फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। और उर्दगान ने उनके सामने क्या बात की? प्रेसिडेंट उर्दगान ने कहा कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जो पोप का स्टांस है फलस्तीनी कॉज के लिए, ये उर्दगान का पहला जुमला है। उन्होंने कहा कि जो पोप का स्टांस है फलस्तीनी कॉज के लिए, फलस्तीनी लोगों के लिए, इसको हम मुकम्मल तौर पर अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दौरा है दैट विल ब्रिंग बेनिफिट फॉर द ह्यूमैनिटी एट अ टाइम ऑफ टेंशन एंड अनसर्टेनिटी। तो पोप जो है वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फलस्तीन के लिए। और अभी रिसेंटली तो सीज फायर होने से कबल जो है वो वेटिकन की जो तनकीद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इजराइल के खिलाफ, ठीक है ना। तो बहरहाल उनकी एक पोजीशन है जो उन्होंने फलस्तीन के हक में ली हुई है। तो ये बहरहाल आज पोप की बातें हैं, मतलब एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी हस्ती की हम बात कर रहे हैं जिनसे ज्यादा दुनिया में कोई अवेयर पर्सन हो नहीं सकता है। मतलब पोप है ना भाई, पोप एक वक्त में पूरे यूरोप के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। तो पोप अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बातें ऐसी ही हैं, मामलात इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, उधर सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट जारी हुई और सुप्रीम लीडर ने ये, अच्छा मैं आपको बताऊं, ईरान और वेटिकन का बड़ा अच्छा ताल्लुक है आपस में। आपको पता है जो पिछले ईरानी सदर थे जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे, उन्होंने लेटर पोप को लिखे हुए, और फिर ये जो सदर हैं इन्होंने पोप को लेटर्स लिखे हैं और फलस्तीनी कॉज पर बातचीत हुई है। ईरान और वेटिकन की बड़ी अच्छी मतलब आपस में कम्युनिकेशन है। तो ईरान इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि ये जो यानी ओआईसी वर्ल्ड और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसमें यानी जो डिवीजन ये फैलाने के दरमियान में कोशिश करते हैं, इस पर ईरान की काफी गहरी नजर रहती है। इसलिए वो जो ईरान को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली ईरान ही वो कंट्री है जो सही अंदाज में उनको टक्कर दे रहा है, बाकी तो फिर बस ऐसे ही हैं। तो इमाम खामनाई ने मोबिलाइजेशन के ऑर्डर दिए हैं और साथ उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस की जो सपोर्ट है वो बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि ये जो फिनोमेना है रेजिस्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस है वो तो अपने आप में एक फिनोमेना है ना, कि जिसमें कन्फ्रंट किया जाता है, जिसमें घुटने नहीं टेके जाते बल्कि कन्फ्रंट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फिनोमेना है रेजिस्ट करने का, लड़ने का, कन्फ्रंट करने का, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ईरान नीड्स मोबिलाइजेशन मोर देन एनी कंट्री इन लाइट ऑफ द फॉरेन एम्बिशंस एंड इंटरवेंशन। ईरान को मोबिलाइजेशन की जरूरत है और ईरान को मोबिलाइजेशन की इतनी जरूरत है जितनी किसी मुल्क को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान पर जो गंदी नजरें हैं आलमी ताकतों की, इसके लिए हमें मुकम्मल मोबिलाइजेशन की तरफ जब जाना होगा तो इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली जाए। द फिनोमेना ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ये बढ़ेगा और जो अप्रेस्ड पीपल हैं, दुनिया के मजलूम लोग हैं, वो ये जान ले कि ईरान जो है वो उनके साथ खड़ा है, ताकि उनको एहसास हो कि कोई ताकत उनके साथ जो वो खड़ी है। और आईआरजीसी जो है ये इसको लीड करेगी, मोबिलाइजेशन को, आईआरजीसी मोबिलाइजेशन को लीड करेगी और इसके अलावा बाकी फोर्सेज भी पूरी तरह से उनके साथ शामिल होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर आईआरजीसी इसको लीड करने जा रही है।
वी मस्ट इनहेंस मोबिलाइजेशन, और हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं उनको भी मोबिलाइजेशन ओरिएंटेड मैनर में ही काम करना चाहिए, यानी वो हर वक्त तैयार होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि 12 दिन की जंग में ईरान के लोगों ने अमेरिका और ज़ायनिस्ट को शिकस्त दी विदाउट एनी डाउट, तो इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दी है। तो उन्होंने काफी कवर डालने की कोशिश की, हम जीत गए। भाई काहे के जीत गए, कैसे जीत गए? तो बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है विदाउट एनी डाउट। और सुप्रीम लीडर ने कहा कि ड्यूरिंग द वॉर ईरान हैज शोन दैट इट इज द सेंटर ऑफ द पावर। ईरान ताकत का मरकज है, ये ईरान ने इस जंग के जरिए दिखाया है। देखिए कितनी सादा सी बात है, अगर वो जीत गए हैं 3 महीने पहले, अभी 3 महीने हुए हैं, 4 महीने, जून में जंग हुई है, अगर वो जीत गए हैं तो फिर दोबारा हमला करने क्यों आ रहे हैं? भाई जब जीत ही गए हैं तो दोबारा हमला करने कैसे आ रहे हैं? तो दोबारा हमला करने आ रहे हैं, इसका वाज़ेह सबूत है कि वो हारे हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। यानी ईरान अपनी पावर को मजीद असर्ट कर रहा है और अब वो इसको रिवर्स करना चाहते हैं और उसी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ईरान में अपने मकासद अचीव ना कर सके तो फिर देखें वो अपनी बात असर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो देखिए कि वो अपनी हेजेमनी अचीव नहीं कर पा रहे हैं ईरान की वजह से। तो लेबनान में जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने कहा है कि वी हैव द एवरी राइट टू काउंटर इजरायली अग्रेशन, कंट्रीज राइट टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी अमिड ऑनगोइंग इजरायली अग्रेशन एंड इंटरनेशनल साइलेंस। बिल्कुल बाकी दुनिया खामोश है, रीजन खामोश है, हम तमाम नेसेसरी मेजर्स लेंगे, तमाम रास्ते लेंगे, तमाम तरीके इस्तेमाल करेंगे इजराइल को कन्फ्रंट करने के। और ये जो सारे हैं जो खामोश बैठे और कंडेम तक नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्सिबल है इजरायली एग्रेशन के, और अमेरिका जो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो लेबनान की पोजीशन क्लियर है कि हम इजराइल को कन्फ्रंट करेंगे। तो लेबनीज गवर्नमेंट अपनी उस अप्रोच से जो रियलिटी से बहुत दूर है, और इवन वो किसी मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट का प्रपोजल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स का ये प्रपोजल इस तरह से होता ही नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकन और इजरायली तरीकाकार है जिसका आगाज ही वो सरेंडर से करते हैं। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट से इस तरह से बिहेव नहीं करती, तो उनको इस जो रियलिटी से हटकर अप्रोच है, इससे पीछे हटना होगा। अमेरिकन इन्वॉय ने इराक को धमकाया है, नो प्लेस फॉर आर्म्ड मिलिशिया इन इराक। तो ये जो आर्म्ड मिलिशिया इन इराक है, यानी ईरान सपोर्टेड जो रेजिस्टेंस है उसकी बात की जा रही। तो ये जो मिलिशिया है, जिसको मिलिशिया कह रहे हैं, ये आई कैसे है? अमेरिका के आने के बाद ही आई है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इराक में तो ये मिलिशिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, किसने इराक को तबाह किया और इस नहज के ऊपर पहुंचाया? तो सबसे डेंजरस बात यह है कि जिसने रीजन को तबाह किया है वो सबसे बड़ा अमन लाने वाला है। और देखिए एक बहुत बुनियादी इख्तलाफ मौजूद है गल्फ में और ईरान में रेजिस्टेंस में, इसलिए वो मुकम्मल पैचअप अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजी का बहुत मेन इख्तलाफ मौजूद है। भाई गल्फ अमेरिकन को कैसे देखते हैं, अमेरिकन को कैसे रिसीव करते हैं, उनके पार्टनर हैं, उनके साथ कैसे उनके मामलात हैं, और अमेरिकन गल्फ को कैसे ट्रीट करते हैं, और वो ईरान को कैसे ट्रीट करते हैं और ईरान उनको कैसे देखता है, और रेजिस्टेंस अमेरिका को कैसे देखती है कि इजरायली अग्रेशन को मुकम्मल स्पॉन्सर करने वाला अमेरिका है, और गल्फ कैसे देखता है कि भाई अमेरिका तो यहां पर अमन लाने वाला है, खुशहाली लाने वाला है। क्या जबरदस्त, अभी आप देखें जो दौरा हुआ, मतलब उसमें आपको कोई लग रहा था ऐसी कोई बात, मतलब तो ये वो बुनियादी फर्क है कि अभी तक वो पैचअप नहीं हो सका। चाइना ने दोस्ती करवाई, बड़ा अच्छा उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल पैचअप नहीं हो पा रहा, और शायद ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान जिसको जिम्मेदार समझता है वो सबसे बड़ा पार्टनर है उनका, और वो कहते हैं इसके बगैर तो यहां खुशहाली आ नहीं सकती है और ये तो अमन लाने वाला है। तो ये वो बुनियादी इख्तलाफ जो मौजूद है। तो उधर ये अमेरिकन के साथ बैठकर लंच और डिनर कर रहे होते हैं, और उधर लेबनान पर बम गिर रहे होते हैं, और वो तो रेजिस्टेंस कहती है तो पीछे अमेरिका है। ये बुनियादी इख्तलाफ जो मौजूद है, इस वजह से वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो सका। और ईरान तो कहता है हमारा बुनियादी गोल ही है कि अमेरिका यहां से विड्रॉ करे, तो वो कैसे विड्रॉ होने देंगे, वो तो बेसिस देकर बैठे हुए। तो ये मसला है, और बहरहाल ये इसका फायदा इजराइल उठा रहा है। अच्छा अब देखिए कि स्पुतनिक जो रशियन मीडिया है उसने ये कहा है, और रशिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको कोट करते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रही है रशिया से। देखिए ये आम लोग नहीं है, इनकी बातें आम नहीं है। मीडिया एनालिस्ट ठीक है, उनकी बातों को आप एक राय समझ सकते हैं, लेकिन ये लोग आम नहीं है। मतलब रशिया
रशिया बात कर रहा है, उनके हाई ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। तो रशिया ये कह रहा है, उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन रशिया से बराह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है। अच्छा, पिछले 24 घंटों में ये खबर यूरोपियन मीडिया ने चलाना शुरू कर दी, चूंकि पीस हो रहा है, पीस टॉक्स चल रही हैं, तो वो यूरोप नहीं चाहता कि जंग रुके, तो उन्होंने ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि रशिया किसी भी वक्त यूरोप पर हमला कर सकता है। ये उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर। तो कुछ देर पहले पुतिन की स्टेटमेंट जारी हुई, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब रशिया क्यों यूरोप पर जब वो हमला करेगा। तो यूक्रेन पर भी सारा जो 40 साल उन्होंने बात कन्वे की, नहीं मानी गई। फिर 2023 में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसको बरतानिया और बाइडेन ने रोका। तो पुतिन का ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोपियन इस जंग को नहीं रोकना चाहते हैं, ठीक है ना, वो इस जंग को रोकना नहीं चाहते। और पुतिन ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे until the death of the last यूक्रेनियन। कितनी खौफनाक बात, until the death of the last यूक्रेनियन, जंग जारी रहे and Russia is prepared for that। अगर यूरोपियंस यही चाहते हैं, देखें मतलब इंतहा है, कितनी खौफनाक होती हैं जंगें, कितनी खौफनाक होती हैं। कितने यूक्रेनियंस मारे गए, कितने घर तबाह हो गए, कितने खानदान तबाह हो गए। इतने खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत लोग इस वक्त मुहाजिर बन चुके हैं, यूरोप में धक्के खा रहे हैं। तो उनका अपना प्यारा खूबसूरत तरीन कंट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। तो किसने धकेला उनको जंग की तरफ? और ये ज़ेलेंस्की जो मस्खरा वहां पर बैठा हुआ है और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन का ये जिम्मेदार है, इस मस्खरे ने यूक्रेन की हशर क्या करवा दिया। यार यूरोपियन खुद कहते हैं यूक्रेन जीत नहीं सकता, तो फिर क्यों है जो पिछले महीने ट्रंप ने जो ट्वीट किया, पिछले महीने 25,000 यूक्रेनियन सोल्जर जो है वो मारे गए, यानी ईच डे 1000 यूक्रेनियन फौजी मारा जा रहा है। तो बड़े ब्यूटीफुल पीपल और ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन ये हाल हो चुका है। तो पुतिन ये कह रहे हैं कि यूरोपियंस ये चाहते हैं कि टिल द डेथ ऑफ द लास्ट यूक्रेनियन ये जंग जारी रहे, यानी बस यूक्रेनी लड़ते रहे रशिया से। तो पुतिन ने फिर अगला जो जुमला कहा ना, उन्होंने कहा कि हम फिर इसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना, अगर यूरोप यही चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये देखें ना, जंगें बहुत बेरहम होती है और जंगें जब शुरू हो जाती हैं फिर उनको रोकना आसान नहीं होता। और ये बात सही है कि गजा और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को मुकम्मल बदल कर रख दिया है, और जो दुनिया इससे पहले एग्जिस्ट करती थी वो दुनिया वापस नहीं आने वाली है, बिल्कुल एक नई दुनिया है और ये तेजी के साथ तब्दील हो रही है। वो दुनिया अब दोबारा आने वाली नहीं है। अब फ्रांस से जो न्यूज ऑफ द सेंचुरी आ रही है कि मैक्रोन सेज फ्रांस टू रीस्टोर वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस। अच्छा, अब ये एक चीज है, यानी कंस्क्रिप्शन लॉ होता है। कंस्क्रिप्शन लॉ के अंदर जैसे इजराइल में है कि हर शहरी को फौज में जाना ही जाना है। जर्मनी ने और यहां पर फ्रांस ने अब वॉलंटरी जो मिलिट्री सर्विस है वो अनाउंस की है। ये भी कंस्क्रिप्शन लॉ ही है, लेकिन चूंकि अवाम का बैकलैश आ सकता है, तो इस डर से वो ये कह रहे हैं कि बस ये तो अपनी मर्जी से है, वॉलंटरी है, कोई आना चाहे तो आ जाए। नहीं, असल में वो क्या कर रहे हैं कि पैसे बहुत ज्यादा देंगे, मतलब ऐसी बेनिफिट्स देंगे कि लोगों को आना ही पड़ेगा। असल तो बात यह है कि वो, यानी दूसरी फॉर्म है कंस्क्रिप्शन लॉ की, असल बात यह है कि वो फौज भर्ती कर रहे हैं। अच्छा, अब इनका फर्क क्या है? और बाकी भी तो दुनिया में रिक्रूटमेंट हो रही होती है, हर टाइम हो रही होती है, प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, हर साल फौज में भर्ती तो होते हैं हर मुल्क में। तो यहां फर्क क्या है? यहां पर फर्क यह है कि देखिए, एक मिलिट्री पावर है, वो अपने वेपन्स को अपग्रेड कर रही होती है, अपनी फौज में तब्दीलियां कर रही होती है। ये हो रहा होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका अपग्रेड कर रहा है, पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है, चाइना कर रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो मुल्क, वो नेशंस जो अब प्रॉपर शिफ्ट कर रही है टुवर्ड मिलिटराइजेशन, यानी जर्मनी, उसके पास एयरफोर्स वो पावरफुल नहीं है, वो मतलब F-35 और वो सारे नहीं है, फौज उतनी बड़ी नंबर्स में नहीं है, जमीनी फौज, और वो सारा पॉलिसी शिफ्ट लेकर आ रहे हैं कि मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका स्पेस प्रोग्राम था, उसको वो एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सुसाइड ड्रोन्स की फैक्ट्रीज थी, उनको वो एक्सपैंड कर रहे हैं। नहीं, उनके पास ये कुछ भी नहीं था, वो सारा नए सिरे से वो कर रहे हैं। तो इसीलिए यानी वो एक मकसद के तहत कर रहे हैं ना, सोशल प्रोग्राम से पैसा निकाल कर इधर लगा रहे हैं। तो सामने एक मकसद है, वो क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े मुल्क जिन्होंने आलमी जंगें लड़ी हैं, सीरियस कंट्रीज है ना, सीरियस मुल्क हैं, वो उनकी एक एक पॉलिसी भी बगैर किसी मकसद के तो नहीं होती। तो वो तो नए सिरे से इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वाई? तो मकसद सामने एक, वो रशिया से लड़ने जा रहे हैं। ये यूक्रेन की जंगबंदी भी सिर्फ इतना, इसका मतलब ये होगा कि उधर रशिया भी अपनी तैयारी कर रहा होगा और इधर यूरोप अपनी तैयारी कर रहा होगा। बस इस जंगबंदी का मतलब यही होगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है एक लीगल टेक्स्ट टू यूज फ्रोजन रशियन एसेट्स फॉर लोन टू यूक्रेन।
वो रशियन एसेट्स के जब वो पीछे हैं। मार्को रोबियो ने एक अजीबो गरीब जब वो ऑर्डर दिया है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मार्को रोबियो ने यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम मुल्कों में कहा है अपने डिप्लोमेट्स को कि वो जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको जरा रोकें। और वजह क्या जी? एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है। यानी आप देखें ना कि वो इस जंग को एक ओआईसी के खिलाफ जंग जब वो करार दे रहे हैं, यानी उसको मजहब का रंग दे रहे हैं। मुस्लिम इमिग्रेंट्स को रोका जाए, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में, और इससे जो है वो क्या हो रहा है? एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है। तो यानी वो इसको एक प्रॉपर मजहब का जो रंग है वो दे रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ वॉर का वो जो आपको टैटू वो वायरल हुआ था और सो ऑन, उनकी बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी है जो वो इस बात पर बिलीव करते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने अजीबो गरीब जो है वो एक ऑर्डर जारी किया है। गजा की सूरत हाल क्या है? हैरिट्स ने लिखा है, गाजा इज ड्राउनिंग इन ब्लड एंड रेन वाटर, हैवी रेन रिस्क पैलेस्टीनियन विद डिजीज। ब्लड और रेन वाटर में डूब रहा है गाजा, और शदीद बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। ये जो नस्ल कुशी होती है उसमें ये सारे टूल्स होते हैं, बीमारियां, मौसम, बमबारी, गोलियां, हर चीज उसमें इस्तेमाल की जाती है, भूख, स्टारवेशन, ये सब फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। अब बारिश हुई है तो बीमारियां फैल सकती हैं, और रीजन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि ठीक है, अगर सारे फलस्तीनी मारे जाएं तो शायद इससे कोई मसला जो है वो हल हो जाए। तलख बात है, लेकिन बात तो यही है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सब बातों की हद तक है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने 2 साल तक ये होने दिया। यकीन मानिए इनकी जो प्रीवियस लीडरशिप्स थी वो कमजोर थी, लेकिन कभी उन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर ऐसे मजालिम ढाए गए हों और वो खामोश बैठे रहे, ये कभी भी नहीं हुआ। इन्होंने बर्दाश्त किया, अफोर्ड किया, अलाउ किया, खामोश रहे। ये बहुत ही एक अजब बात है, यानी बहुत ही अजब बात। इतने मुल्क, मतलब अरब लीग के आप कंट्रीज उठाकर देखें, और इन 2 सालों में ओआईसी के इजलास कितने हुए? 3-4। ये कितना बड़ा धब्बा है इस तारीख का। ये कैसे आने वाले जब वो याद रखेंगे और कैसे ये कटहरे में खड़े होंगे तारीख के? इतना बड़ा कुछ इन्होंने किया, मतलब इतनी खामोशी दिखाई, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अब यूएस ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में आ रही हैं। कब आ रही हैं जी? मिड जनवरी में आ जाएंगी। अब ये कौन है जो अपनी फौजें भेजेगा, और वो क्या हमास से आकर लड़ेंगी? और मिस्र ने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है और गजा में सीज फायर, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा होगा। ये सब बातें हैं, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। तो इजरायली आर्मी जो है, उस इजरायली सेटलर सीरिया में दाखिल हो गए हैं, और अब इजरायली आर्मी कह रही है कि हम उनको वापस लेकर आए हैं। यानी इनकी बदमाशी देखिए। और किस चीज के ऊपर वो इतने इतराते हैं? वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा वो बड़े बदमाश है। क्या है उनकी ऐसी क्या ताकत है? एक हमास उनसे डिफीट नहीं हुई, इतने बड़े वो बदमाश हैं। यमन ने क्या भुरकस निकाला है, इनके पूरा वेस्ट पहुंचा हुआ था। वो दंदनाते फिरते हैं सिर्फ रीजन की साइलेंस के ऊपर, बस इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ रीजन की साइलेंस पर वो दंदनाते फिर रहे हैं। बहरहाल जो उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने अपनी कब्र खोदी है, तो उसका अंजाम तो वो भुगतेंगे। लेकिन जो फलस्तीनी मरते रहे और ये खामोश बैठे रहे, इसका ये कैसे जवाब देंगे? जो इसराइल ने किया वो तो अपना हिसाब किताब होगा, ठीक है ना, वो उससे भाग नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखें, जितनी तेजी के साथ ये दुनिया तब्दील हो रही। और ये ईरान के ऊपर अब नई जंगे, और लेबनान और इराक और शाम, ये सारा ये प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इसी तरह वायलेंस करते करते अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फिरौन भी आखिरी वक्त तक फिरौन ही था। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।